आज शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले हमें टर्म समझना है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब कभी कोई दो कंपाउंड्स सपोज ए और बी हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो है वो अंतर हो, उनके गुणों में फिर भी अंतर हो, डिफरेंस हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जैसे एक एग्जांपल अगर सिंपल मैं लूँ, सपोज सबसे सिंपलेस्ट लोग पढ़ते आए चेन आइसोमेरिज्म, आपको याद हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये कंपाउंड है हमारा, कौन सा कंपाउंड है, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्या बनेगा, CH3 CH2 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 CH3। इसका नाम होता है नॉर्मल पेंटेन, या अगर हम IUPAC कहेंगे तो सिंपली पेंटेन। अब यही कंपाउंड अगर हम देखते हैं तो इस तरह से भी हो सकता है कि हम कार्बन एक यहाँ पर मेन चेन में कम कर दें और इसको बीच में लगा दें। इस समय क्या कंपाउंड हो गया, इसमें ये 4 कार्बन की चेन हो गई और इसका नाम हो गया 2-मिथाइल 1 2 3 4, ऐसे करते हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन। उसी प्रकार से एक और कार्बन कम कर दीजिए मेन चेन में, तो 2 कार्बन ने यहाँ लगा दिए, कंपाउंड हो गया हमारा CH3 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 CH3। इसका नाम होता है नियोपेंटेन। ये IUPAC में अगर मैं कहूँ तो 1 2 3 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, है ना। तो ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं, इन तीनों कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका तीनों का क्या है, C5H12 सब में, ठीक है। लेकिन ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं, ये तीनों कंपाउंड्स के गुणों में अंतर है। सबसे ज़्यादा इस वाले कंपाउंड में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाईएस्ट होगा, उसकी तुलना में इसका उससे कम, और नियोपेंटेन का सबसे कम। वहाँ पे अलग अलग रीजंस हैं, वंडर वॉल फोर्सेस लगते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में अंतर है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ में अंतर है, इन स्पाइट ऑफ देम हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के बावजूद भी उनके गुणों में जब अंतर होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म, लेकिन किस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया वो था एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो हम लोग पढ़ते हैं, शुरुआत वहीं से हमने की थी आइसोमेरिज्म की, जब हम लोग ऑर्गेनिक शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर में। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म अब हम लोग देखते हैं, जैसे वहाँ पर था कि 2 तरह का होता था, उसी तरह यहाँ पर भी है, ये 2 प्रकार का है। तो एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टीरियो, ठीक है। वहाँ भी यही सेम चीज़ हम पढ़ते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ पर भी वही 2 पढ़ते हैं हम, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अब स्ट्रक्चरल और स्टीरियो का क्या मतलब है। स्ट्रक्चरल का मतलब बच्चों, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, ये वाला एग्जाम्पल आपने लिया, वो देखते ही आप समझ गए ये कंपाउंड ये है और दूसरे कंपाउंड में एक स्ट्रक्चर में अंतर आ गया कि यहाँ पर 5 कार्बन की चेन थी, यहाँ पर 4 ही कार्बन की चेन है, स्ट्रक्चर में अंतर आ गया। तो ये आपस में एग्जाम्पल हुए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। लेकिन जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वहाँ स्ट्रक्चर सेम होता है। वहाँ क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, डिफरेंस होता है ग्रुप्स के ओरिएंटेशन में। अब आप कहेंगे ओरिएंटेशन का क्या मतलब है। ओरिएंटेशन का मतलब है, सपोज एक व्यक्ति ये खड़ा है इस तरह से, इसके हाथ में यहाँ पर कुछ ले दिया मैंने, दूसरा व्यक्ति ये खड़ा है जिसके कि यहाँ पर हमने हाथ में इधर कुछ दिया, तो ये ओरिएंटेशन में डिफरेंस हो गया। यानी ग्रुप तो वही लगा हुआ है, हाथों में ही लिया हुआ है, लेकिन इसके राइट हैंड में है जबकि इसके लेफ्ट हैंड में। तो यहाँ ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, यानी दिशा में अंतर है किसी ग्रुप के लगने की, जबकि उनका स्ट्रक्चर सेम है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लूँ, सिंपलेस्ट हम लोग लेते हैं एल्कीन में, यहाँ हमने लगा दिया CH3 CH3 Cl और Cl। ये कौन सा कंपाउंड है, ये सिंपल एक एथीन है। ये जो चीज़ ये क्या है, एथीन है। इस एथीन में यहाँ पर, सॉरी एथीन नहीं है बल्कि ये ब्यूटीन है, 4 कार्बन हो गए अब तो ये क्या है, ब्यूटीन है। इस ब्यूटीन में 2 Cl लगे हुए हैं, ठीक है। अब यही सेम कंपाउंड, सेम एक दोनों कार्बनों पे मैं सेम बॉन्ड लगा रही हूँ। पहले वाले कार्बन पर मेथिल और क्लोराइड था, मैंने लगाया मेथिल और क्लोराइड। दूसरे वाले कार्बन पर मेथिल और क्लोरीन है, इस पर भी मैं लगा रही हूँ मेथिल और क्लोरीन, सिर्फ उनकी दिशा में अंतर कर दिया मैंने। यहाँ इस बार हमने Cl को ऊपर कर दिया, तो इस समय अब ये 2 Cl ग्रुप ऑपोजिट हो गए, जबकि यहाँ पर दोनों Cl ग्रुप सेम साइड में हैं। इसे हम लोग कहते हैं सेस, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांस। इस समय इनका स्ट्रक्चर तो सेम है, स्ट्रक्चर मतलब पहले वाले कार्बन से मेथिल और क्लोरीन लगे थे, दूसरे वाले कार्बन से भी क्लोरीन और मेथिल ही लगे हैं। सेम इसमें भी है, पहले वाले कार्बन से मेथिल और क्लोरीन, दूसरे से भी मेथिल और क्लोरीन, सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जा रहा है, डिफरेंस आ जा रहा है इनके
ओरिएंटेशन में पहले कंपाउंड में Cl जो है वो दूसरे Cl के साथ था तो उसे हम सिस कह रहे थे। सेम साइड था, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में Cl थे दोनों। और दूसरे वाले कंपाउंड में एक Cl जो है वो जो डबल बॉन्ड है उसके नीचे की साइड है, दूसरा उसके ऊपर की साइड। तो दोनों का जो प्लेन था वो अलग अलग हो गया, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया। तो इसको, इन दोनों को हम नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो अब ये यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लेके चलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो तरह के आइसोमेरिज्म ही होगा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो कितने प्रकार के हैं वो देखते हैं हम। तो इसे मैं पहले हेडिंग डालती हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आप अपना कोई क्लू बना सकते हैं। मैंने भी कुछ एक क्लू बनाया, उस आधार पर मैंने जो 6 टाइप है वो याद कर रखे थे। फिलहाल अपने लिए आप बना लीजिएगा जो आपको समझ में आए। तो यहाँ पर जो वो है, जो नाम है वो है IHCCl और फिर P। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 6 टाइप के हैं। वो 6 टाइप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्या लिख रही हूँ मैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर ना भी बोलो स्फीयर तो भी सेम है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और दूसरा भी सी से ही है, कोऑर्डिनेशन ही है ये भी, लेकिन बस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है ये, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। L फॉर लिंकेज एंड P फॉर पॉलीमराइजेशन। अब आप ना इसका कोई भी क्लू बना सकते हैं याद करने के लिए, जिससे कि कोई नाम याद रहे। फिलहाल मैंने तो इस तरह से बनाया था कि इतना हंसो कि कोई भी लाल पीला हो जाए, है ना। तो इतना हंसी कि कोई भी लाल पीला हो जाए, इस तरह का कुछ भी आप अपना बना सकते हैं। तो इतना के लिए मैंने I लिया, हंसी के लिए H, की के लिए C, कोई भी के लिए भी C, लाल एंड पीला, इस तरह से मैंने लिया। आप अपना कोई भी अपना क्लू इसका ले सकते हैं ये 6 टाइप्स को याद करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं इनके डिस्क्रिप्शन पे कि क्या होते हैं। तो पहला मैं लेती हूँ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन से नाम से स्पष्ट है कि यहाँ आयनों में अंतर होगा। और आयन कहाँ होते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में? थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे हम। आयन कहाँ पर होते हैं? जब हम कोई कॉम्प्लेक्स लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं CONH3 6Cl3, ऐसे लिखते हैं। मान लो हमने कोई कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ हमने वर्नर थ्योरी में पढ़ा था कि CO और NH3 के बीच में तो सेकेंडरी वैलेंसी थी। यहाँ पे क्या था? सारा सेकेंडरी वैलेंसी थी, सारे में NH3 लगा हुआ था। और ये 3 Cl थे, उसको उन्होंने डॉटेड लाइन से दिखाया था और उसको इन्होंने बाहर लिखा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ये कहा था कि ये जो Cl हैं या जो कुछ है, ये जो डॉटेड लाइन से हम लिख रहे हैं ये क्या हैं? प्राइमरी वैलेंसी हैं। और फिर बताया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी हैं ये आयनाइजेबल हैं, ये जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं ये नॉन आयनाइजेबल हैं। यानी कि ये वाले जो थे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे, जो कि एक काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और ये वाला आयनिक बॉन्ड था, अगर आपको ध्यान हो तो। चलो इसी बहाने वर्नर थ्योरी भी रिवाइज हो गई हमारी। ठीक है, तो ये जो आयनिक बॉन्ड है यही आयनाइज होता है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको कि ये जो आयन्स हैं उनमें अंतर हमें देखना है। यानी कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कोई 2 ऐसे कॉम्प्लेक्स लें जिसमें कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है उनके लिगैंड्स बदल जाएं, यानी उनके ग्रुप्स बदल जाएं। सपोज मैं यही वाला कंपाउंड लूँ, एक ये कंपाउंड लेती हूँ मैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए, जैसे CONH3 ठीक है, CONH3 Br, यहाँ मैंने अंदर एक Br ले लिया, बाहर में सल्फेट कर दिया। और दूसरा कंपाउंड मैंने लिया CONH3 तो सेम ही रखिए, सिर्फ एक लिगैंड को हटा दिया मैंने। यहाँ सल्फेट को अंदर ले लीजिए आप और Br को बाहर कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहला वाला कंपाउंड है ये आपका जब आयनाइज होगा तो यहाँ से कौन सा आयन निकलेगा? सल्फेट निकलेगा। जबकि जब ये आयनाइज होगा तो यहाँ से ब्रोमाइड निकलेगा। यानी दोनों में जो निकलने वाले आयन्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है,
यानी पहला वाला कंपाउंड सल्फेट का टेस्ट देगा, यानी बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, जबकि दूसरा वाला कंपाउंड ब्रोमाइड का टेस्ट देगा, यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर ब्रोमाइड का येलो प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, और इन दोनों कंपाउंड में आपस में कलर में भी डिफरेंस है। ये जो पहला वाला कंपाउंड है ये रेड है, मैं रेड क्या बल्कि रेड पर्पल है, बल्कि मैं पर्पल ही लिखूँ, ये क्या है कुछ पर्पलिश है, जबकि ये वाला जो है वो रेड होता है। और जबकि आप देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, CONH3 BrSO4, ये कंपाउंड है हमारा, एक Br है एक SO4 है और 5 अमोनिया है। तो इनका अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके पास इनके स्ट्रक्चर में अंतर है कि सल्फेट यहाँ पर आयनिक फॉर्म में है, यानी प्राइमरी वैलेंस से जुड़ा है, यहाँ पर ब्रोमीन या ब्रोमाइड प्राइमरी वैलेंस से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे जिसमें कि आयनों में डिफरेंस आए, यानी उनको जब हम आयनाइज करें पानी में डालें तो जो आयन निकले वो अलग अलग निकले, और अलग तब निकलेगा जब प्राइमरी वैलेंस से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो अलग अलग होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज आवर हाइड्रेट या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। ये है हमारा हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। ये भी सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने किया आयनाइजेशन जैसा, सिर्फ यहाँ पर एक ग्रुप जो मैंने कहा अलग होगा, वो कौन सा हो जाता है, वाटर हो जाता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल हम ले रहे हैं CrCl3 6H2O का, इसका एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक Cl को पहले बाहर किया, सिर्फ एक Cl को। जब एक Cl को बाहर करना है हमको, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो क्रोमियम है इसके लिए हमें नॉर्मली जो इसका कंपाउंड होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इसके कंपाउंड्स में। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब 6 में से एक Cl को हमने बाहर किया, बचे कितने, 2 Cl, वो 2 Cl हमने यहाँ ले लिए। तो 6 कोऑर्डिनेशन में से 2 तो Cl हो गए, बाकी 4 जो होंगे वो H2O हो जाएंगे, तो हमने यहाँ लगा दिया H2O4। बाकी जो 2 H2O बचे, क्योंकि 6 H2O थे यहाँ पर, वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन के रूप में जुड़ गए। तो पहला कंपाउंड हमारा ये बन गया। दूसरा कंपाउंड जो हमने लिया उसमें हमने 2 Cl को बाहर कर दिया। पहले हमने क्या किया था, सिर्फ इस पर फोकस करना है आपको, इस Cl पे। यहाँ हमने एक को बाहर किया, अब हम 2 Cl को बाहर करेंगे। यहाँ मैंने क्रोमियम लिखा, यहाँ 2 Cl2 बाहर लिख दिया, अंदर एक Cl बचा। अब इस क्रोमियम के लिए एक Cl मिल गया हमको, जबकि हमें 6 चाहिए लिगैंड। एक लिगैंड Cl है, बाकी 5 क्या होंगे, इसका मतलब H2O हो जाएंगे। 5 H2O यहाँ हो गए, टोटल 6 H2O थे, तो जो एक H2O बचा वो हमारा बाहर हो गया। तो ये जो कंपाउंड है हमारा, ये बन गया Cl2, यहाँ पे है ना, यहाँ पर एक वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। अब इन दोनों कंपाउंड्स में वाटर ऑफ जो मतलब जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये अलग अलग है। यहाँ H2O 2 है, यहाँ H2O 1 है। तो ये दोनों कंपाउंड्स आपस में क्या हो जाएंगे, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। इसमें जो पहला वो वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर जाने से फ़र्क ये पड़ा कि पहले वाले कंपाउंड में 3 Cl बाहर हैं, दूसरे में 2 Cl बाहर हैं और तीसरे में 1 Cl बाहर है। या मैं कहूँ कि यहाँ 3 क्लोराइड आयन आयनाइजेबल फॉर्म में है, यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन हैं जो आयनाइज होंगे, यहाँ पर केवल एक ही क्लोराइड आयन आयनाइज होगा। साथ ही यहाँ पे जो कलर है वो है पर्पल, यहाँ पर है ये ग्रीन, और ये वाला जो है वो है डार्क ग्रीन। ठीक है, बहुत गाढ़ा हरा। तो इनके कलर में फ़र्क है, इनकी कंडक्टिविटी में फ़र्क है, इनके जो स्ट्रक्चर है उसमें फ़र्क है। ऐसे जो कंपाउंड होंगे ये आपस में हाइड्रेशन आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पे, जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम से क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अंतर है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो आइसोमेरिज्म है नॉर्मली ये तब पाई जाएगी जब कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसमें कि जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है दोनों ही कॉम्प्लेक्स हों, यानी पॉजिटिव आयन भी कॉम्प्लेक्स हो और नेगेटिव आयन भी कॉम्प्लेक्स हो, तो उस केस में ये वाली आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। सपोज करिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कोबाल्ट लिया और यहाँ क्रोमियम लिया। कोबाल्ट के साथ हमने ले लिया अमोनिया, हेक्साडेंटेट हमने बना लिया, मतलब हेक्सा कोऑर्डिनेशन वाला बना लिया, और क्रोमियम के साथ भी हमने बना लिया, मान लीजिए साइनाइड ले लिया हम, साइनाइड 6। ठीक है, तो एक कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड हम फिर बना रहे हैं जिसमें कि सेम मेटल्स मैंने लिए, कोबाल्ट लिया, यहाँ क्रोमियम लिया, कोबाल्ट के साथ हमने साइनाइड ले लिया और क्रोमियम के साथ अमोनिया ले लिया। इस केस में ये जो दोनों होंगे इसमें क्योंकि लिगैंड इंटरचेंज हो गए, यानी हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन
स्फीयर आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स या कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे पोजीशन को ध्यान रखना आपने, कोऑर्डिनेशन पोजीशन है यहाँ पर। पोजीशन कब होती है ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जब कोई ब्रिजिंग लिगैंड हो बीच में। ब्रिजिंग लिगैंड जैसे कि कोई एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक कोबाल्ट आयन हमने लिया, सपोज करिए हमने यहाँ पे लिया कोबाल्ट और दूसरी तरफ हमने ले लिया दूसरा कोबाल्ट, ठीक है। बीच में दो ब्रिजिंग लिगैंड लगा देते हैं कोई से भी। हमने यहाँ लगा दिया NH2 और यहाँ लगा दिया O2, ठीक है। अब हमने जो पहला वाला कोबाल्ट है उसके साथ लगाया अमोनिया। कितने हमारे पास? दो, ये दिखा रही हूँ मैं जो आपको, ये और ये दो, इसकी जो बॉन्डिंग है वो हमने यहाँ दिखा, दो बॉन्ड्स यहाँ दिखा दिए। बचे कितने? बचे 4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 रखना है, ये है। और दूसरे वाले में हम लोग फिर यहाँ पर 2 दिख रहे हैं हमको, 1 और ये 2 दिख रहे हैं। बाकी के जो हम लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं 2 अमोनिया और 2 Cl, यानी 4 हमने यहाँ पर भी और लगाए, जिससे कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का हो गया। एक कंपाउंड ये है, दूसरे में पोजीशन बदल गई, मतलब यहाँ से अमोनिया हम यहाँ कर दें और Cl को यहाँ कर दें, तो हम क्या बना सकते हैं? कोबाल्ट लिया, ब्रिजिंग लिगैंड बनाया। अब इसके बाद यहाँ पर NH3 जो है वो 3 कर दिया, 1 Cl कर दिया। यहाँ भी NH3 3 कर दिया, 1 Cl कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमने एक अमोनिया को इधर शिफ्ट किया, 1 Cl को इस तरफ शिफ्ट किया। अब ये जो दोनों बने, इस दोनों कंपाउंड यानी कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 आपस में क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स का मतलब है ऐसे दो कंपाउंड्स जिनमें कि एक ही कंपाउंड में 2 पोजीशंस हों और उनमें लिगैंड्स का इंटरचेंज हो रहा हो। 2 पोजीशन कब होंगी? जब बीच में कोई ब्रिजिंग लिगैंड होगा, ठीक है। आगे का जो है नेक्स्ट हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म या लिंकेज आइसोमर्स, नाम से स्पष्ट है ये, तो लिंकेज में डिफरेंस होगा। और लिंकेज में डिफरेंस कब होगा? जब लिंकेज के लिए अलग अलग एटम्स होंगे हमारे पास। जैसे ऐसा कब होगा हमारे पास? जब हमारे पास इस तरह का कोई लिगैंड हो जो अपने 2 एंड से जुड़ सकता हो, जैसे कि थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, या फिर नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो। इस केस में यहाँ पर ये मेटल से ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा है और यहाँ वो सल्फर से जुड़ा है। तो ऊपर के दोनों या फिर नीचे दोनों, ये दोनों आपस में, मतलब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? लिंकेज आइसोमर्स। उस प्रकार से ये दोनों भी आपस में लिंकेज आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो लिंकेज आइसोमर्स कब होंगे? जब हमारे पास कोई ऐसा लिगैंड हो जो कि एम्बिडेंटेट हो, जो अपने दोनों सिरों से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता हो, लेकिन एक समय में वो केवल मोनोडेंटेट हो, यानी कि अगर पहले एंड से देगा तो दूसरे से नहीं देगा, दूसरे एंड से डोनेट कर रहा होगा तो पहले से नहीं कर रहा होगा, उसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमर्स या लिंकेज आइसोमेरिज्म। लास्ट वाला हमारा जो है वो कई लोगों से, कई जो विद्वान हैं वो इसको, कई साइंटिस्ट इसको आइसोमेरिज्म की कैटेगरी से बाहर करते हैं। एक्चुअली है भी नहीं आइसोमेरिज्म, क्योंकि आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। सपोज जैसे हमने लिया PtCl2 NH3 इस केस में प्लैटिनम के साथ 2 Cl हैं, 2 अमोनिया हैं और चार्ज 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका +2 चार्ज है, यहाँ -1 है, दो Cl का -2 मिला के 0। एक कंपाउंड हमने ये ले लिया और जो दूसरा कंपाउंड हम ले रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला है, यानी कि PtNH3 और PtCl4। इस केस में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बनता है वो बनता है Pt2NH3 4Cl4। तो आप देखेंगे इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो सेम ये चीज़ बन जाएगी। तो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे पहले वाले कंपाउंड यानी कंपाउंड A का कंपाउंड B जो है वो पॉलीमर है, तो इसलिए इसको हम पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। बट एक्चुअली ये पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म जो है वो कोई काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म नहीं है, फिर भी हम इसे यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि इस तरह के कंपाउंड भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख लेते हैं अब हम थोड़ा सा
तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने क्या बताया कि कब होगा ये, जब दो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स तो सेम हैं लेकिन उसमें जो ग्रुप्स हैं, कोई लिगैंड है या इनके स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, स्पेस में वो किस दिशा की तरफ लगे हुए हैं उसमें जब अंतर होता है उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सिस और ट्रांस का मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि जो सिस कंपाउंड था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो और जो ट्रांस कंपाउंड है उन दोनों में क्या अंतर होता है कि दोनों में मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, सपोज ये कंपाउंड है। तो जो दूसरा वाला कंपाउंड है उसमें ये Cl है, यहाँ भी OH है, इस कार्बन पर भी एक Cl है और एक OH है, बस अंतर है कि OH ऊपर की तरफ लगा दिया हमने और Cl नीचे की तरफ लगा दिया। तो यहाँ दोनों Cl जो हैं वो इस प्लेन के एक ही तरफ हैं, ऊपर की ओर हैं। यहाँ पर इस प्लेन के एक Cl ऊपर है, दूसरा Cl नीचे है। इसे हम लोग सिस कहते हैं, इसे हम लोग ट्रांस कहते हैं। तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, सेम काइंड की आइसोमेरिज्म हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी देखते हैं। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखते हैं हम लोग, उसको हम लोग समझने के लिए यहाँ पर 2 पार्ट्स में बांटेंगे। वो जो 2 पार्ट्स हैं वो क्या हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों कब होता है, जब देयर इज़ हिंडर्ड रोटेशन, जब कभी भी रोटेशन में कोई बाधा होगी तब इस तरह की आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते थे, अभी हमने सिस और ट्रांस बनाया था कि हमने यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और 2 ये ग्रुप लगे हैं। अगर ये जो कार्बन है जिसको कि मैं जिसके बॉन्ड को ग्रीन दिखा रही हूँ उसके पास अगर एक ही बॉन्ड होता, यहाँ पर एक ही बॉन्ड होता, तो ये रोटेट करके घूम करके अपनी पोजीशन बदल सकता था। और जब अपनी पोजीशन बदल सकता था, सपोज यहाँ Cl है, यहाँ OH है, यहाँ पर Cl था, यहाँ OH है, और ये घूम गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर Cl और यहाँ पर OH में। तो कोई सिस नहीं, कोई ट्रांस नहीं, क्योंकि ये आपस में घूम सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि घूम नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड नहीं है बल्कि एक पाई बॉन्ड भी है। ये पाई बॉन्ड इसको घूमने नहीं देता, और जब घूमने नहीं देता तो यहाँ पर OH नीचे, यहाँ पर OH ऊपर फिक्स्ड होता है। इस तरह की स्थिति को हम कहते हैं हिंडर्ड रोटेशन, जहाँ रोटेशन ना हो पा रहा हो। क्यों नहीं हो पा रहा है, ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड। बच्चों ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर एक तरह से आप कहिए कि रोटेशन को रोक रहा है। कैसे, देखिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो आपका एंड ऑन ओवरलैपिंग से होता है, इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का होता है तो यहाँ पर रोटेशन संभव है, यहाँ ये घूम सकता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, यानी इस प्रकार से, ये इसका पाई बॉन्ड, इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल, और इनके बीच में ओवरलैपिंग इस प्रकार से हो जाती है, कुछ इस प्रकार से। तो अगर ये घूमेगा तो ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। अगर ये कार्बन रोटेट करता है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड इसके रोटेशन को हिंडर कर रहा है या फिर रोक रहा है। तो हिंडर्ड रोटेशन होगा, वहीं पर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स एक तरफ थे, दोनों ग्रुप्स अलग अलग तरफ थे, यानी प्लेन के एक साइड थे या अपोजिट साइड थे, सिस थे या फिर ट्रांस थे। तो यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पाया जाएगा जहाँ पर किसी भी प्रकार से, किसी भी वजह से हिंडर्ड रोटेशन हो। उसी प्रकार से एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे एक कंपाउंड हमारा साइक्लोब्यूटेन लिया हमने। साइक्लोब्यूटेन ये कंपाउंड है हमारा, ये 4 कार्बन है साइक्लोब्यूटेन में। देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, H H H H H H H H, यानी क्या कंपाउंड लिया हमने, ये CH2 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 CH2, ये जो चीज़ है ये है हमारा साइक्लोब्यूटेन। अब इसी में कोई एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया। जब हटाया तो इन कार्बन से मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर नीचे की तरफ Cl लगा दिया। अब ये Cl नीचे है, दूसरा वाला Cl ऊपर है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस। यहाँ भी एक काइंड ऑफ हिंडर्ड रोटेशन है, मतलब ये जो कार्बन है ये घुमा करके H को नीचे और Cl को ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन जो है उस रिंग का पार्ट है, और जब रिंग का पार्ट होगा तो ये घूम करके अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता। जैसे ही घूमेगा तैसे यहाँ जो रिंग है वो टूट जाएगी, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर ये टूट जाएगा। इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, हिंडर्ड रोटेशन। और यहाँ भी सिस और ट्रांस टाइप की स्थिति संभव है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहीं संभव होगा जहाँ पर आप ये कह सकें कि एक पर्टिकुलर चीज़ के रिस्पेक्ट में, पर्टिकुलर प्लेन के रिस्पेक्ट में या पर्टिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में 2 ग्रुप्स सेम साइड हैं या फिर ऑपोजिट साइड है, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो एक प्रकार से आप ऐसे कहिए कि अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि जहाँ पर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं ओर या फिर बाईं ओर घुमा देते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये क्या चीज़ है? तो थोड़ा सा मैं याद दिलाती हूँ आपको। जैसे हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, या हमने सपोज पानी लिया और हमने यहाँ से लाइट डाली। लाइट भी कैसी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो होती है जिसके जो पार्टिकल्स हैं उनका वाइब्रेशन केवल एक ही प्लेन में हो रहा होता है। तो ये जो लाइट है इस पानी से निकलने के बाद भी इसके पार्टिकल वैसे ही वाइब्रेट कर रहे होंगे जैसे पानी में जाने से पहले कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर पानी की बजाय यहाँ पे हमने कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रख दिया तो जो निकलने वाले जो लाइट की वेव है उसकी दिशा बदल जाती है। वो या तो अपने जो उसका पहले जो प्लेन था उससे दाईं ओर घूम जाती है या फिर उससे बाईं ओर घूम जाती है। और इस तरह से हम लोग इस आधार पे अगर दाईं ओर घूमती है तो हम कहते हैं जो कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर बाईं ओर घूमती है तो हम कहते हैं वो लीवो रोटेटरी है। दाईं ओर घुमाने को डेक्स्ट्रो रोटेटरी और बाईं ओर घुमाने को लीवो रोटेटरी हम लोग नाम देते हैं। यानी ओवरऑल मैं कहूँ तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को अपने में से पास करने के बाद उसका प्लेन बदल देते हैं, घुमा देते हैं राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ये गुण कब पाया जाएगा ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब पाई जाएगी जब कोई हिंडर्ड रोटेशन है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब पाई जाएगी जब जो कंपाउंड है उसमें कोई आप सिमेट्री ना ढूंढ पाएँ, उसको दो बराबर भागों में आप ना बांट पाएँ, यानी वो डिससिमेट्रिक हो। डिससिमेट्रिक का ज़्यादा बेटर मीनिंग तो हम पढ़ेंगे जब हम लोग ऑप्टिकल पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ कह दें, यहाँ ये समझना है आपको, यहाँ पर सिर्फ इससे आपका काम चल जाएगा कि अगर मॉलिक्यूल को आप दो बराबर भागों में ना बांट पाएँ तो आप समझ जाइए कि मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। स्पेसिफिकली फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए आप सिर्फ इस आधार पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पहचान सकते हैं कि उससे अगर आप दो बराबर भागों में नहीं बांट पा रहे हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। दो बराबर भाग में नहीं बांट पाएंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बांट पाएंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, मतलब उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है। अब इन दोनों को हमें पढ़ना है कि ज्योमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल वो किस में होगा किस में नहीं होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली दो तरह के कंपाउंड पढ़ेंगे, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, दूसरे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। जो हमने शुरू में हाइब्रिडाइजेशन समझा था वर्नर थ्योरी के बाद कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो जो मॉलिक्यूल है वो दो तरह का होता है, या तो टेट्राहेड्रल होता है या तो स्क्वायर प्लेनर होता है। हम इसमें देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और फिर इसी में देखेंगे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या फिर नहीं होगा। उसी प्रकार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, ये हमको देखना है। तो आइए देखते हैं। कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमें किस रूप में पढ़ने हैं। हमें पढ़ने हैं दो तरह के, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स। 4 वाले कंपाउंड्स भी दो तरह के होंगे, हमेशा उसमें हम दो तरह के पढ़ते हैं। एक होते हैं sp3 हाइब्रिड और दूसरे होते हैं dsp2 हाइब्रिड। sp3 हाइब्रिड जो होते हैं वो होते हैं टेट्राहीड्रल और dsp2 जो होते हैं वो होते हैं स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हमेशा क्या होते हैं, ऑक्टाहीड्रल होते हैं। बेशक यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कभी कभी होता है sp3d2 या होता है d2sp3, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और डिटेल में। फिलहाल अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है। हमारे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये इसकी ज्योमेट्री है जो कि है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्टाहेड्रल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स की। टेट्राहेड्रल कंपाउंड बच्चों इस तरह से होता है
जिसमें कि दोनों बॉन्ड्स आप समझ सकते हैं कि आपके बोर्ड पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर चिपके हुए हैं। ये वाला बॉन्ड जो है ये मोबाइल की स्क्रीन से बाहर की ओर आ रहा है, यानी आपकी तरफ जा रहा है। और एक बॉन्ड और मैंने बनाया, जो मैंने ब्रोकन लाइंस बनाई, ये आपके मोबाइल से अंदर की ओर जा रहा है। यानी इसकी जो 4 दिशाएं हैं वो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें अगर मान लो कोई मेटल है M, जिसमें 4 लिगेंड्स लगे हैं ABCD, तो यहाँ पर हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन से 2 ग्रुप एक पास हैं, कौन से 2 ग्रुप दूर हैं, बिकॉज यहाँ सब जगह जो एंगल है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो यहाँ पर हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं डिफाइन कर सकते। अगर मान लो कोई 2 ग्रुप में सेम भी ले लूँ, मैंने CD के बजाय यहाँ पर Cl ले लिया, तो ये Cl यहाँ पर भी है तो भी 109 डिग्री 28 मिनट्स है, और ये Cl यहाँ से उठकर अगर यहाँ पर भी हो तो भी ये 109 डिग्री 28 मिनट्स है, क्योंकि टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में सारे जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स। सारी जगह पे जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स है। तो वहाँ पर आप ये नहीं कह पाएंगे कि कौन से जगह पर, कौन सी पोजीशन पर 2 ग्रुप पास हैं, कौन सी पोजीशन पर 2 ग्रुप दूर हैं। और जब दूर और पास की बात हम कहीं नहीं पा रहे हैं कि सेम प्लेन में है, ऑपोजिट प्लेन में है, तो वहाँ सिस और ट्रांस की बात नहीं आती। इसका मतलब ये जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, इतनी बटन हो गई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ रहे हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, अब आती है बात स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर भी देख लेते हैं हम। स्क्वायर प्लेनर हमारा इस तरह कंपाउंड होता है। अब इस केस में सपोज ये हमारा कोई मेटल है और यहाँ पर एक लिगेंड A है, दूसरा B है, और तीसरा और चौथा दोनों कॉमन है C है। तो इसमें 2 स्थितियाँ संभव हैं। एक में ये दोनों C जो हैं वो करीब हैं, यानी एकदम बराबर साथ में लगे हुए हैं, एडजेसेंट कॉर्नर्स पर हैं। और दूसरे में ये मेटल है हमारा, मेटल से लगे जो चारों लिगेंड्स हैं उसमें C वाले जो हैं वो अपोजिट पे लगे हुए हैं, A और B ऑपोजिट पे लगे, यानी इसमें जो C लिगेंड है वो ऑपोजिट है, यहाँ पर जो C लिगेंड है वो करीब है। तो इसे हम लोग सिस कहेंगे और इसे हम लोग ट्रांस कहेंगे। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कोई 2 लिगेंड हमारे सेम होने चाहिए। तो MABC2 हो सकता है, MA2B2 हो सकता है, मतलब 2 लिगेंड दोनों सेम भी हो सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा, मैं यहाँ बनाऊँ, ये बनाया मैंने, तो कोई मिनिमम कोई एक पेयर हो, लेकिन 2 पेयर भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है हमने AABB ऐसे ले लिया और बीच में यहाँ हमने अपना मेटल रख दिया। ठीक है, ये मेटल है हमारा, मेटल से 4 लिगेंड लगे हैं एक स्क्वायर प्लेन पर। तो एक तो स्थिति ये भी हो सकती है, दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि ये जो चारों लिगेंड्स हैं वो ऑपोजिट में लगे हुए, यानी A यहाँ है तो दूसरा A यहाँ, B यहाँ है तो दूसरा B यहाँ। तो इस केस में जो A है वो A के अपोजिट है, B जो है वो B के अपोजिट है। इसको हम लोग कहेंगे सिस और इसको हम लोग कहेंगे ट्रांस। इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहिए तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक हम लोग प्लैटिनम का कंपाउंड ले सकते हैं। प्लैटिनम के जो कंपाउंड है वो स्क्वायर प्लेनर होते हैं। तो यहाँ सिंपली हमने ले लिया प्लैटिनम कंपाउंड, ये प्लैटिनम है, इसके साथ 2 अमीन लगे हैं, 2 अमोनिया लगे हैं, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं और 2 Cl लगे हैं। मतलब द कंपाउंड इज़ PTNH3 2Cl2। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं प्लैटिनम से 4 लिगेंड लगे हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है। तो ये जो प्लैटिनम है इसके साथ दोनों अमोनिया आप देख सकते हैं साथ में लगे हुए हैं और दोनों Cl आप देख सकते हैं साथ में लगे हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये सिस कहलाएगा। उसके बाद अगर हम ट्रांस की बात करते हैं तो ट्रांस में ये दोनों लिगेंड हैं वो ऑपोजिट लगे होंगे, यानी अमोनिया अगर हमारा यहाँ है तो दूसरा अमोनिया यहाँ होगा, अगर Cl यहाँ है तो दूसरा Cl यहाँ पर होगा, बीच में हमारा प्लैटिनम होगा। तो दोनों Cl ऑपोजिट हैं, दोनों अमोनिया ऑपोजिट हैं, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड। ठीक है, इसके और भी एक 2 एग्जाम्पल आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप जानते हैं कि जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है बच्चों, उसमें वैसा ही एक स्क्वायर प्लेन होता है, जैसे अभी हमने देखा एक स्क्वायर होता है, लेकिन इसके एक ऊपर भी बॉन्ड होता है और एक इसके नीचे भी बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर पर कोई भी चीज़ लगी होगी A B C D
और ऊपर और नीचे भी एक दो चीज लगी हो सकती है, ई एक दो लगे होंगे लिगैंड ई और एफ। यहाँ बीच में कौन बैठा होता है, बीच में मेटल होता है। इसके कितने बॉन्ड हो गए, इसका मतलब 1 2 3 4, ये जो मैंने 4 रेड से दिखाए इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल या मेरिडियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल या मेरिडियन, ठीक है। और जो ये जो ग्रीन से दिखा रही हूँ मैं अब, ये वाले जो दो बॉन्ड्स हैं इन्हें हम नाम देते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग लिगैंड को भी कह सकते हैं, ये ई और एफ हैं, ये एक्सियल लिगैंड्स होंगे। और ये जो ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी, ये चारों के चारों इक्वेटोरियल लिगैंड्स होंगे, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है या नहीं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करिए आप। हम लोग एक शुरुआत लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा, जब कोई दो ग्रुप हम ये कह सकें कि वो दो ग्रुप इस समय में पास हैं, करीब हैं, और इस समय वो दूर हैं। जब वो करीब होंगे तो सिस है, जब वो दूर हैं तो ट्रांस है। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक कंपाउंड सपोज हमने ले लिया, अभी मैं ए बी सी डी के फॉर्म में ले रही हूँ, एम ए टू बी सी डी ई, यानी हमने कोई दो लिगैंड्स कॉमन ले लिए। ए हमने कॉमन ले लिया, जब हमने कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, ये बना, ये बना, ठीक है। अब हमने ए को, एक ए यहाँ बैठा दिया एक्सियल पे, दूसरा ए दूसरे एक्सियल पे, दोनों ए हमने दूर दूर कर दिए। इस समय बाकी जो बचे बी सी डी ई हमें यहाँ बैठाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा मैं बना रही हूँ, दूसरा कंपाउंड इसका, जिसमें ये स्क्वायर लिया हमने, कि हमने स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर में ए बी सी डी हम लोग, पहले ए को बैठा रही हूँ मैं, एक ए को मैंने एक्सियल बैठाया, दूसरे ए को मैंने इक्वेटोरियल बैठा दिया। बाकी जो बचे वहाँ पे हम कुछ भी बी सी डी ई लगा देते हैं, बी सी डी ई। इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जो ए हैं वो दूर हैं, जबकि इस जगह पे दोनों ए के बीच की दूरी कम है। तो इसे हम लोग सिस कहते हैं, इसे हम लोग ट्रांस कहते हैं। यानी कि एम ए टू बी सी डी ई में आप सिस और ट्रांस डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी प्रकार से और भी लिगैंड आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे एम ए टू बी टू सी डी, यहाँ पर भी 2 2 4 5 6 लिगैंड हो गए। इस कॉम्प्लेक्स में भी ए और ए का आप सिस देख सकते हो, बी और बी का आप सिस और ट्रांस देख सकते हो, ठीक है। एक ये भी हो सकता है। और तीसरा जो इसका एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है एम ए टू बी टू सी टू, जैसे यहाँ पर बना कर दिखा देती हूँ मैं। ये लिया हमने, मैं पहले तीनों स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ, हम बनाने में आसानी पड़ेगी। यहाँ पर हमने जो लिगैंड बना रही हूँ मैं, इस तरह से बना के देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, ए हमने यहाँ रखा, ए हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, दोनों सिस हो गए। बी हमने यहाँ रख दिया, बी हमने यहाँ रख दिया, ये भी सिस हो गए। सी हमने यहाँ रख दिया, सी हमने यहाँ रख दिया। इस समय सारे के सारा ये ओवरऑल सिस है। दूसरे वाले केस में हम बना रहे हैं, तो यहाँ हमने ए यहाँ रखा, बी को हमने यहाँ रखा, ए को हमने दूसरे ए को यहाँ रख दिया, ए को हमने ट्रांस कर दिया। बाकी इस वाले बी को हमने सिस रखा, इस वाले सी को भी हमने सिस रखा। तीसरे केस में हम सबको ट्रांस कर देते हैं, ए को हमने यहाँ रखा, ए को हमने यहाँ रखा, बी को हमने यहाँ रखा तो बी को हमने इसके क्रॉस पे रखा, सी को यहाँ रखा तो सी को इसके क्रॉस पे रखा। इसका मतलब ये पूरी तरह से ट्रांस है। इसमें आप सिस और ट्रांस का ही मिक्सचर है, ये वाला पूरी तरह से सिस है, ठीक है। तो एम ए टू बी टू सी टू में भी आप सिस और ट्रांस डिस्क्राइब कर सकते हो। वैसे पर्टिकुलरली किसी एक लिगैंड के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि इस लिगैंड के रिस्पेक्ट में ये सिस है या फिर ये ट्रांस है। यानी कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो कोई एग्जाम्पल भी लेकर के हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक कंपाउंड लिया, कोबाल्ट का ले लेती हूँ मैं। ये हमने कंपाउंड लेने की कोशिश करी, कोबाल्ट ले लिया बीच में हमने, यानी मेटल कोबाल्ट ले लिया, और साथ में हमने ले लिया 3 अमोनिया ले लेते हैं, 4 अमोनिया ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, ये 4 हमने अमोनिया ले लिया। और 2 एक्सियल पोजीशन पर हम ले रहे हैं कोई और ग्रुप, हमने ले लिया नाइट्रो ग्रुप। यानी हमारा कंपाउंड क्या है, कोबाल्ट NH3 4 NO3
ट्वाइस, है ना। ये कंपाउंड है हमारा। इस कंपाउंड में हमारा जो क्या कहते हैं, जो मेटल का वो है स्ट्रक्चर, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम जो नाइट्रो ग्रुप हैं वो आपस में ट्रांस लगे हुए हैं, ठीक है। इसका सिस भी हम बना सकते हैं। सिस में मैं इसी में एडिट कर रही हूँ कि हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से अमोनिया उठाया मैंने, यहाँ से नाइट्रो उठाया और यहाँ लगा दिया मैंने नाइट्रो और यहाँ लगा दिया अमोनिया। इस केस में दोनों जो नाइट्रो ग्रुप्स हैं वो आपस में सिस हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इस समय सिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा सिस और ट्रांस या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में एक और नॉमेनक्लेचर हम लोग यूज़ करते हैं जो कि है फेशियल और मेरिडियल। यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर हम लोग करते हैं एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, थोड़ा सा इसका डायग्राम मुझे बनाने में हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे, एक बार कोशिश करती हूँ मैं। ये हमारा एक स्क्वायर था, स्क्वायर के एक ऊपर और एक नीचे बॉन्ड बनाया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये जो ट्रायंगल है इसे हम लोग कहते हैं एक फेस, इसे हम क्या कहते हैं, फेस। और इस पर जो लिगेंड लगे होंगे उन्हें हम कहते हैं फेशियल, उन्हें हम क्या कहते हैं, फेशियल। FAC से भी इसे हम लोग दिखाते हैं, FAC, ठीक है। तो अगर ये वाली जो आइसोमेरिज्म है ये कब हमें देखनी है, ये वाला जो टर्म है वो कब देखना है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स है MA3B3, इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा जब, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बल्कि यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी, यहाँ हम लोग कॉम्प्लेक्स ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर तीनों लिगैंड इसके कॉर्नर पे हैं, कोई जो तीन सिमिलर लिगैंड है इसके कॉर्नर पे, हम कहेंगे ये FAC यानी कि फेशियल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये जो तीनों लिगैंड्स हैं वो एक ही फेस पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये फेशियल है। इसके अलावा अगर मैं इसमें जो तीन लिगैंड्स हैं वो एक ही इक्वेटोरियल प्लेन पर कर दूं, जैसे इक्वेटोरियल प्लेन पे आप देख सकते हैं क्या होगा, ये इसको मैं दोबारा बनाती हूँ इसमें बल्कि येलो से, ये और इस पॉइंट को अगर मिलाऊं तो एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है, देखिए ये भी एक ट्रायंगल है। अगर जो A है वो इस पर हो जाए या B इस पर हो जाए, मतलब हमने किया A यहाँ भी, A यहाँ भी और A यहाँ भी, ये भी एक ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पर है, एक ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पर है। तो इस समय इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये मेरिडियल आइसोमर है। ये क्या है, इस समय मेरिडियल है। तो अगर ये वाला इस समय A जो है यहाँ पर मेरिडियल बना रहा है, बल्कि मैं येलो से कर दिया, और इस समय ये फेशियल बना रहा था, ठीक है। तो मतलब अलग अलग कंपाउंड्स होंगे ना, दो कंपाउंड्स अगर दिखाऊँ आपको, तो हमने लिया मान लीजिए सपोज एक मेटल ले लिया, मेटल के साथ हमने एक स्क्वायर बनाया, बल्कि पहले स्क्वायर ही बनाती हूँ मैं, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है। अब इसमें हम लोग लगा के देखते हैं MA3B3 को, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ A लगाया, यहाँ A लगाया और यहाँ A लगा दिया, कहाँ पर, ऊपर की लाइन पर, ठीक है। यहाँ भी ऊपर लाइन, नीचे लाइन खींच देती हूँ मैं। और इस जगह पे क्या किया हमने, यहाँ पर A लगाया, यहाँ पर A लगाया, यहाँ पर A लगाया। तो आप देख सकते हैं ये जो बना हमारा, ये हमारा मेरिडियल आइसोमर है, मर आइसोमर, और ये जो है वो फैक आइसोमर, फेशियल आइसोमर। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल है वो इस तरह का बन रहा है, फेस वाला बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फेशियल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये जो बना, जब इक्वेटोरियल वाले पे ट्रायंगल ले रहे हैं हम तो उसको हम मेरिडियल नाम देते हैं। जब हम लोग फेस पर लेते हैं, फेस मतलब एक एक्सियल और दो जो है वो इक्वेटोरियल, इनको लेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेशियल। इस तरह से ये एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, ओके। आई होप आई एम क्लियर। अब हम लोग आगे बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर जो होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कब होता है, मैंने क्या बताया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब होगा जब जो मॉलिक्यूल है वो हमारा डिससिमेट्रिक हो। डिससिमेट्रिक मतलब उसमें जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो ना हो। तो सिमेट्री एलिमेंट्स अभी हम नहीं समझने में पड़ेंगे क्योंकि ये आपका इस चैप्टर में नहीं है।
तो फिलहाल बस इतना समझिए कि अगर इस मॉलिक्यूल को, कोई भी एक जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको आप दो इक्वल पार्ट्स में ना बांट पाइए, तो आप समझ जाइए कि उसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो हमने ये जो वो लिखा था अपना क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर मैं एक बार इसको पूरा भी कर देती हूँ कि यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सिस और ट्रांस पॉसिबल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी सिस और ट्रांस पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आगे बढ़ाते हैं इसको। अब हम आते हैं अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स पर। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम लोग एक बार वहाँ भी देखते हैं दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर के रिस्पेक्ट में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर भी वही चीज़ लेते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहीड्रल और स्क्वायर प्लेनर, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल को हम लोग पूरे लिख लेते हैं, चलिए ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, अब टेट्राहीड्रल कंपाउंड्स में ये कंपाउंड है सपोज। ठीक है, अब इनमें अगर मैं चारों लिगेंड अलग अलग बना दूँ, A, B, C, D, ये 4 लिगेंड मैंने अलग अलग लिए। अब इसको मैं कहूँ कि 2 बराबर भाग में आप बांट दीजिए, यानी हमने कौन सा कंपाउंड लिया है इस समय, MABCD, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स लिया अगर हम जिसमें कि टेट्राहेड्रल हो बट चारों लिगेंड्स अलग अलग हों, और इसको मैं कहूँ कि 2 बराबर भाग में बांटिए, तो आप कहीं से भी पूरी कोशिश कर लीजिए, इसको 2 बराबर भाग में आप कहीं से भी नहीं बांट पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। यानी टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में MABCD टाइप के कंपाउंड में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो पाया जाता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बात करूँ मैं एक एग्जांपल लेकर के, जब 2 लिगेंड कॉमन हो, जैसे MA2BC, 4 लिगेंड है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा। इसमें क्या कहानी है देखिए, इसमें ये एक तो ये मैंने कहा था ऊपर होता है, ये वाला नीचे होता है। यहाँ भी मैंने A ले लिया, यहाँ भी A ले लिया, यहाँ पे हमने B ले लिया, यहाँ पे हमने C ले लिया। ठीक है, अब इस केस में आप अगर देखेंगे तो इसको हम 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच से इसको काट दें, इस लाइन के थ्रू अगर हम इसको काट दें, तो काटने पर ये जो B है ये वाला भी आधा कटेगा, आधा ये कट जाएगा, C भी आधा कट जाएगा, यानी आधा C आगे आधा C पीछे, और ये पूरा पूरा पीछे चला जाएगा, ये वाला पूरा पूरा आगे आ जाएगा। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल को आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। जब आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं तो इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी, यानी MA2BC वाले कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको पूरा लिख रही हूँ सही से कि ये कब मिलेगी हमको, केवल और केवल तब जब ये क्या होगा, MABCD यहाँ तो होगा, लेकिन MA2BCD इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, या कुछ भी इसके बाद हो, BC में नहीं होगी। या फिर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर भी MA2B2 इसमें भी नहीं होगी, या MA4 में भी नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। स्क्वायर प्लेनर में आप देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा होता है, ये पूरा अगर मैं जो प्लेन बनाया मैंने, इसी तरह का कोई चाकू ले लूँ, इसी तरह का कोई प्लेन ले लूँ, उस प्लेन से काटूँ, तो ये जो मॉलिक्यूल है आधा ऊपर रह जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा। यहाँ भी जो एटम होगा वो आधा ऊपर आधा नीचे, यहाँ भी आधा ऊपर आधा नीचे, यहाँ भी आधा ऊपर आधा नीचे, और इवन मेटल जो हमारा यहाँ पर है वो भी आधा ऊपर और आधा नीचे कट जाएगा। तो इस केस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन के द्वारा ये पूरा 2 भागों में कट सकता है, पूरी तरह से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो इसलिए ये जो कंपाउंड है ये इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में नहीं होगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में केवल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, जबकि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि आप 2 बराबर भाग में बांट पा रहे हैं या फिर नहीं बांट पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं करती हूँ कि जैसे सपोज करिए हमने कंपाउंड लिया MA2BCD, अब हमने लिया 6 लिगेंड लेने ना हमें ऑक्टाहेड्रल में, ये हमने ले लिया,
ये ऐसे बना लिया, यहाँ हमने मेटल ले लिया, ठीक है, ये हमारा मेटल है। अब यहाँ हमने एक ए ले लिया, यहाँ भी ए ले लिया, बाकी बी सी डी ई। इसको आप किसी भी तरह से दो बराबर भाग में नहीं बांट पाएंगे, इसको आप दो इक्वल पार्ट्स में नहीं काट पाएंगे क्योंकि सारे लिगेंड्स अलग हैं। चाहे इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटिए, चाहे इसको आप वर्टिकल प्लेन में काटिए, कैसे भी आप इसको दो बराबर भाग में नहीं बांट पाएंगे तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। और बेटर ऑप्शन कब है, जब हमारे पास कोई बाइडेंटेट लिगेंड हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एथिलीन डायमीन हो। एक एग्जांपल लेते हैं हम, MEN2, एम की जगह कोबाल्ट ले रही हूँ मैं, कोबाल्ट EN2 नाइट्रेट, मतलब सॉरी नाइट्रो, इसके अलावा Cl ले लीजिए। हमें टोटल 4 लिगेंड्स और 4 तो ये हो गए हमारे, क्योंकि ये बाइडेंटेट है। बाकी इसके अलावा हमने एक नाइट्रो और एक Cl ले लिया। इस केस में देखिए क्या बनता है, 2 एथिलीन डाइअमीन हैं, यहाँ हमने मेटल रखा, मेटल साथ ही ऊपर और नीचे की लाइनें हैं। अभी एथिलीन डाइअमीन हम कहीं भी लगाएं, हमने इन दोनों के बीच में लगा दिया एथिलीन डाइअमीन क्योंकि बाइडेंटेट है, इन दोनों के बीच में लगा दिया एथिलीन डाइअमीन, और इसके अलावा बाकी जो 2 पोजीशन हैं उस पर हमने नाइट्रो और Cl लगा दिया। अब देखिए इसको आप किसी भी तरह से दो बराबर भाग में नहीं बांट पाएंगे। आप खुद इसे काट के देखिए, आप कहीं से भी काटिए, आप यहाँ से काटिए, आप यहाँ से काटिए, कहीं से भी काटेंगे, आप इसको ऐसे काटिए, कहीं से भी आप इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट पाएंगे। इसका मतलब इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। तो यानी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पाया जाएगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है। आपके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में सिर्फ आपको ये देखना है कि दो बराबर भाग में आप बांट पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो बराबर भाग में बांट पा रहे हैं तो उस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। जैसे एक एग्जांपल इसका भी ले लेती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है हमारा, इसमें कि हम यहाँ सेम लिगेंड ले लें, AA BB, और यहाँ पर हम ले लेते हैं CC। इसको आप दो बराबर भाग में ऐसे काट सकते हैं। ये A आधा आगे चला जाएगा, आधा आधा पीछे हो जाएगा, ये वाला A भी आधा आगे आधा पीछे, B यहाँ पीछे भी है आगे भी है, C भी यहाँ पीछे भी है और आगे भी। इसको दो बराबर भाग में आप बांट सकते हैं। इसका मतलब MA2 B2 C2 जो है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो ये आप जितने भी एग्जाम्पल उसको करके देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में कि अगर उसको हम दो बराबर भागों में बांट पा रहे हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, वरना नहीं है। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अब हम लोग करेंगे थ्योरीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। आपके जो भी डाउट हैं उसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।